हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं वैगन की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। भले आप सफ़ेद वैगन की खेती कर रहे हों या फिर काले वैगन की खेती कर रहे हों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसी जानकारी शेयर करेंगे कि दोनों प्रकार की ऋतुओं पर दोनों तीनों जितने प्रकार की वैरायटी आप लगा रहे हो, चाहे गोल भट्टी हो या फिर बड़ा वाला वैगन हो, तो यह जो जानकारी है सभी वैरायटी पर एकदम सूटेबल होने वाली है, सभी अनुकूल किस्मों पर लागू होने वाली है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। भले आप सामान्य तरीके से वैगन की खेती कर रहे हों या फिर कर रहे हों वैज्ञानिक तरीके से, संपूर्ण जानकारी के लिए न्यू वीडियो है, न्यू जानकारी है और A to Z जानकारी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि खेत तैयार से लेके कौन सी बीमारी आती है, उनका क्या उपचार है, कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए और कौन सी खादों से बेहतर हमको रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर हमको उपज मिलेगी। तो वीडियो पर बने रहिए। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अनुकूल समय है बरसात के लिए, आप जून जुलाई अगस्त महीने पर वैगन की खेती कर सकते हैं। वहीं गर्मियों के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर पर आप खेती कर सकते हैं। सूटेबल सॉइल के बारे में बात करें और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो इसको आप काली मिट्टी, काली दोमट, पीली भूमि, लाल भूमि और इसके साथ साथ चिकनी दोमट, हैवी मिट्टी पर भी खेती कर सकते हैं और हल्की मिट्टी पर भी खेती कर सकते हैं। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास होनी चाहिए। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। और टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम टेम्परेचर 14-15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम जो टेम्परेचर है 35-36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। खेत की तैयारी सबसे पहले मीडियम गहराई में चलने वाले जैसे कल्टीवेटर है, तोता हल है, डगफिट से आपको पहली और दूसरी जुताई आपको कराना है। उसके बाद आप 1 से 2 ट्रॉली गोबर की एकदम पकी हुई खाद को पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटोवेटर से खेत को आपको समतल करा देना है। और यदि आप बरसात खरीफ सीजन पर वैगन की खेती कर रहे हैं तो मार्च अप्रैल महीने पर ही आप प्लाऊ से, मतलब गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ होता है उससे आपको प्लाउइंग कराना चाहिए। और 15-30 दिन की तेज़ धूप लगेगी तो मिट्टी में जो भी नुकसान पहुंचाने वाले हार्मफुल जो फंगस होते हैं उन पर आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। मोथा घास की गांठें भी सूख जाएंगी और मिट्टी उपजाऊ बनती है। गहराई में चलने वाले प्लाऊ से आपको प्लाउइंग कराना चाहिए गर्मियों के दिनों पर और बरसात पर आप खेती कर सकते हैं। वेट तैयार यानी वेट प्रिपेयर आपको कैसे करना है, तो वेट मेकर या फिर वेट राइजर से कुछ इस प्रकार हमको वेट तैयार कराना चाहिए। वेट से वेट की दूरी 2.5 फीट, वेट की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और वेट की ऊंचाई 1 फीट आप रख सकते हैं। पहले आपको हाफ वेट बनवाना है। उसके बाद आपको बेसल डोज के रूप में 2 ट्रॉली गोबर की खाद, DAP आपको देना है 50 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद 50 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम। इन चारों को मिक्स करके वेट के ऊपर दे करके डमरू को ठीक तरीके से चलवाएं और उसके बाद आपको ड्रिप बिछवानी है। ड्रिप आप अपनी वैगन की खेती पर 16 mm इनलाइन 1.5 फीट बटन वाली आप बिछवा सकते हैं, लगवा सकते हैं, इंस्टॉल करा सकते हैं। अच्छी कंपनी की ही आपको ड्रिप एरीगेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। उसके अलावा मल्चिंग पेपर जो आता है सब्जियों पर स्पेशल वैगन की खेती यदि आप वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो 8 से 9 महीने तो बड़े ही आराम से आसानी से चल जाती है। तो 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर आपको लगानी चाहिए। यह 1 एकड़ का जो खर्च होता है 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगभग 12-14 हज़ार रुपये के हिसाब से 1 एकड़ का खर्च जाता है। वहीं ड्रिप यदि अच्छी कंपनी की लगाते हैं तो ये मान लीजिए 40-45 हज़ार रुपये का एकड़ का खर्च आपको आएगा। प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट यदि आप 1 एकड़ पर बैगन की खेती कर रहे हैं तो 80 से 90 ग्राम और अधिकतम 100 ग्राम तक सीड्स की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि पर एकड़ प्लांट्स रिक्वायरमेंट की बात करें तो यदि आप सिंगल लाइन पर प्लांटेशन कर रहे हैं तो 7000 से 8000 पौधे की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। यदि पौधे से पौधे की दूरी
आप 1.5 फीट रखते हैं तो वैगन की खेती आपको सिंगल लाइन पर ही प्लांटेशन करना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अब बात करते हैं कुछ उन्नतशील किस्में जो कि इम्प्रूव वैरायटी हैं, हाइब्रिड वैरायटी हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन देती हैं। तो VNR की जो उत्कल आती है जिसके फल का रंग सफ़ेद होता है। इसके अलावा कलश जनक F1 आती है जिसके फल का रंग ब्लैक रंग का होता है। इसके अलावा जो भरमा वाले छोटे वैगन होते हैं छोटे साइज़ के, तो सनगिरो की जो प्रगति आती है इस हाइब्रिड वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और इन जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, फ़ोटो के माध्यम से देख रहे हैं, इन वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं नर्सरी तैयार। तो यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो क्यारियाँ बनाकर आप सीड्स की बुआई करें। गोबर की खाद पर थोड़ी सी ऊंची आपको क्यारियाँ बनानी हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक जो प्रो ट्रे होती है, यदि प्लास्टिक प्रो ट्रे पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आपको प्लास्टिक की प्रो ट्रे लानी है। उसके बाद आपको कोकोपीट जो नारियल की खाद होती है, नारियल की खाद और वर्मी कंपोस्ट को ठीक तरीके से मिक्स करना है और आपको एक एक बीजों की बुआई कर देनी है। और कुछ इस प्रकार सुबह शाम आप सिंचाई करते रहते हैं। आवश्यकता अनुसार कीटों की रोकथाम करने के लिए जैसे नीम ऑयल है, फिश ऑयल है, इमिडाक्लोप्रिड का यदि स्प्रे करते हैं तो ये मान लीजिए कि जो भी रोग लग रहे हैं, जो भी बीमारी आ रही हैं, जो भी कीटों का प्रकोप है, तो आसानी से आप निजात पा सकते हैं। और इस प्रकार जब 12-15 दिन की होती है तो नीम ऑयल या फिर इमिडाक्लोप्रिड 17.8% 15 लीटर पानी में 5 से 6 ml की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप नर्सरी तैयार करते हैं तो मात्र 22 से 25 दिनों पर स्वस्थ नर्सरी तैयार हो जाती है। स्वस्थ नर्सरी जब 3 से 4 इंच की हो जाए तो हमको प्लांटेशन कर देना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्लांट ड्रेंचिंग। स्वस्थ ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं और पौधे लगाने के बाद सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं या फिर मर जाते हैं तो उसके लिए आपको 1 से 2 ड्रेंचिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट ड्रेंचिंग 2 से तीसरे दिन रोपाई से 400 लीटर पानी के साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम और NPK घुलनशील खाद 19-19-19 1 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करना है और प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग कर देना है। एक जो पौधा होता है 50 ml से लेकर 100 ml ड्रेंचिंग का जो घोल होता है उसका आपको ड्रेंचिंग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि स्वस्थ बढ़वार होती है, जड़ों ठीक तरीके से जो रूट होती हैं, जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं। सेकंड ड्रेंचिंग, जब हमारी फसल रोपाई से 5 से 6वें दिन के आसपास की होती है तो 400 लीटर पानी लेना है और हमको 500 ml लिक्विड ट्राइकोडर्मा जैव बैक्टीरिया है, इसको मिक्स करके यदि हम ड्रेंचिंग करेंगे तो कोई भी सूखने की समस्या नहीं आएगी, मरने की समस्या नहीं आएगी, पौधे मुरझाएंगे नहीं। लेकिन जो ट्राइकोडर्मा है, जैव बैक्टीरिया है, इसको आप रासायनिक केमिकल्स के साथ मिक्स करके आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। लिक्विड ट्राइकोडर्मा को अकेले ही ड्रेंचिंग आपको करनी चाहिए। केवल 2 ड्रेंचिंग करते हैं तो एकदम स्वस्थ बढ़वार होगी और जो जड़ें हैं मल्टी रूट का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जिससे हमारी वैगन की फसल अच्छी बढ़वार लेगी। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। वैगन की फसल पर कई प्रकार की, तमाम प्रकार की बीमारी, रोग, डिजीज़, फंगस आते हैं तो उन्हें हम कैसे कंट्रोल, रोकथाम कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक एक रोग, बीमारी का हम सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो सबसे पहले कीटों का नाम बताते हैं कि कौन कौन से कीट, फंगस, डिजीज़, बीमारी आती हैं। तो कीटों में प्रमुख रूप से तना छेदक यानी स्टेम बोरर आता है, फल छेदक फ्रूट बोरर आता है, सुंडी आती है, लार्वा आता है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, एफिड्स, जैसिड्स, इसके अलावा सकिंग पेस्ट का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। कुछ रस चूसक कीट होते हैं। इसके अलावा रेड माइट्स भी आता है और जड़ संबंधित नेमेटोड यानी सूत्रकृमि आता है, जो कि जड़ों के पास एक प्रकार की गांठें बन जाती हैं जिससे पौधा ठीक तरीके से भोजन नहीं बना पाता है। तो नेमेटोड के लिए बेलम प्राइम है या फिर कार्बोफ्यूरान का आप जड़ों के माध्यम से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फंगस पर जो फंगस आते हैं, विलाइट आता है यानी झुलसा आता है,
छोटी पत्ती यानी लिटिल लीफ की समस्या देखने के लिए मिलती है। रूट रॉट आता है। विल्ट की समस्या देखने के लिए मिलती है। एकदम सबसे बड़ी जो समस्या है विल्ट की, इसका एकदम फलता फूलता पौधा ही सूख जाता है। तो उसके लिए भी हम आगे चल के उपचार बताने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। यदि आप इस वीडियो को स्किप कर देते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी से आप नॉलेज से अनभिज्ञ रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं तना छेदक यानी स्टेम बोरर आता है, जो कि वैगन की फसल पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो फ्लुवेंडियामाइड प्लस डेल्टा मैथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका स्प्रे कर सकते हैं, जैसे फेनोस्क्विक वायर कंपनी की। इसके अलावा क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और लैम्डासालोथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि आता है सिंजेंटा कंपनी की एम्पलीगोपार, 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स फॉर्म वाला आता है इंसेक्टिसाइड दानेदार, इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं 1 एकड़ पर 1 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम अधिकतम तक। एमामेक्टिन वेंजॉइट 5% एसजीएन से प्रोक्लेम आता है, 15 लीटर पानी में 8 से 10 ग्राम की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर थियोडी कार्ब इंसेक्टिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इन कीटनाशक में से किसी भी एक कीटनाशक का यदि आप स्प्रे करते हैं तो तना छेदक पर काफ़ी अच्छा आपको कंट्रोल मिलेगा, रोकथाम मिलेगी। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं फल छेदक फ्रूट बोरर, यानी फल सड़न की जो समस्या आती है फल छेदक से आती है, और इसकी रोकथाम करने के लिए किसी एक कीटनाशक दवाई का आप स्प्रे कर सकते हैं, जैसे सुमिटोमो केमिकल्स लिमिटेड का सुमी प्रेम पद के नाम से आता है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। एम्पलीगो का स्प्रे कर सकते हैं। टाटा की जो टाकमी आती है, या फिर वायर कंपनी की लार्वन आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। डाव की डेलीगेट आती है, या फिर ट्रेसर आती है वायर कंपनी की, इसका स्प्रे कर सकते हैं। एफएमसी की मार्शल आती है, तो इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। कोई एक का स्प्रे आपको करना है, ज़रूरी नहीं कि आपको सब कीटनाशक दवाई को ख़रीदना पड़े। आवश्यकता अनुसार किसी एक दवाई का भी स्प्रे करते हैं तो आपको आसानी से उस बीमारी पर कंट्रोल मिल जाएगा। इसलिए हम 3-4 दवाइयों के नाम ले रहे हैं। हो सकता है कुछ किसान भाइयों के पास यह दवाई उपलब्ध ना हो, तो बदल कर भी आप प्रयोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो कीट है वाइट फ्लाई यानी सफ़ेद मक्खी, यह रस चूसक कीटों की श्रेणी में आता है और वायरस को सबसे ज़्यादा फैलाता है। उड़ने वाला कीट है, वाइट फ्लाई है, सफ़ेद मक्खी है, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। और जो वायरस होता है एक ग्रसित पौधे में बैठती है, फिर जाके दूसरे स्वस्थ पौधे में बैठती है, तो पूरे खेत में ट्रांसमिशन करती है, वाइट फ्लाई वायरस को फैलाती है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए जैसे सिंजेंटा कंपनी की जो एकतारा आती है, इसका स्प्रे कर सकते हैं। एसिटामिप्रेड को स्प्रे कर सकते हैं। जीएसपी कंपनी की SLR 525 आती है, लैनो कीटनाशक आती है। BASF कंपनी की सेफीना है। UPL कंपनी की ऊलाला इंसेक्टिसाइड है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी एक कीटनाशक दवाई को यदि आप स्प्रे करते हैं तो वाइट फ्लाई पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। अगले कीट के ऊपर बात करते हैं एफिड जैसिड थ्रिप्स। तो हमारी फसलों पर एफिड जैसिड स्पेशल वैगन की फसल पर तो समस्या देखने के लिए मिलती ही है। तो इसकी रोकथाम करने के लिए डाव की डेलीगेट कीटनाशक है, लांसर गोल्ड है, रोगोर आती है, वायर कंपनी की मोमेंटो एनर्जी आती है, सिंजेंटा कंपनी की एकतारा आती है। तो इनको भी आप बदल कर यदि स्प्रे करते हैं या फिर किसी एक का स्प्रे करते हैं तो एफिड जैसिड और थ्रिप्स पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलने वाला है। इसके अलावा YOR 303 भी आती है, उसका भी दमन कंपनी का YOR 303 आती है, उसका भी रिज़ल्ट एफिड जैसिड और थ्रिप्स पर काफ़ी अच्छा, स्पेशल थ्रिप्स और लीफ माइनर पर। अगले कीट के ऊपर बात करते हैं माइट्स। रेड माइट्स और येलो माइट्स वैगन की क्रॉप पर आती है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए किसी एक अच्छी मकड़ी नाशक का स्प्रे कर सकते हैं। तो वेस्ट कंपनी की जैसे एवसिन आती है, ओबेरॉन आती है, या फिर धानुका की ओमाइट्स आती है। किसी भी एक मकड़ी नाशक को यदि आप स्प्रे करते हैं तो आपकी जो वैगन की क्रॉप पे लगने वाली माइट्स है उनका काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सभी दवाइयों का स्प्रे करना पड़े, बल्कि आवश्यकता अनुसार ही आपको कीटनाशक दवाइयों का चुनाव करके स्प्रे करना चाहिए और आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। जब कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तभी हमको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा हमने स्टार्टिंग में बात की थी नेमेटोड, यानी ब्रिंजल बैगन की जड़ों के पास जड़ संबंधित एक गांठें बन जाती हैं, जिससे
जिसे हम इंग्लिश पर नेमेटोड और हिंदी पर सूत्रकृमि के नाम से जानते हैं। जड़ों के पास गांठें बन जाती हैं, पौधा पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है, जिससे प्रॉपर बढ़वार अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है और पैदावार घट जाती है। उपाय और रोकथाम कुछ इस प्रकार हैं। वायर कंपनी की बेलम प्राइम आती है, इसको 350 ml प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में घोल करके आपको ड्रिंचिंग करना है, या फिर आप ड्रिप से भी छोड़ सकते हैं। अंगली जो बीमारी है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, बैक्टीरिया विल्ट, फलता फूलता पौधा भी सूख जाता है और आपको देखा होगा अक्सर कि एकदम हरा भरा पौधा है, एकदम जड़ों के पास से सूख रहा है, कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो यह है बैक्टीरिया विल्ट जो कि सॉइल में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है, जो कि एकदम फसल को चौपट कर देता है, पूरे के पूरे हरे भरे पौधे सूख जाते हैं। तो आपको ड्रेंचिंग करना है। जैसे रोको फंगिसाइड आता है यानी थायोफेनेट मिथाइल 70% WP फफूंदनाशक को 500 ग्राम 200 लीटर पानी में घोल करके जड़ों के पास आपको ड्रेंचिंग करना है। या फिर वायर कंपनी की एलेट फफूंदनाशक आती है, 500 ग्राम एलेट को 200 लीटर पानी में घोल करके ड्रेंचिंग करना है, यानी रोको फंगिसाइड या फिर एलेट को आपको स्प्रे नहीं करना है और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा एलेट फफूंदनाशक से। इसको स्प्रे नहीं करना है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि ड्रेंचिंग करना है, जिस माध्यम से भी चाहें आपको जड़ों के पास इस फफूंदनाशक को देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट परिणाम प्राप्त होंगे। ब्रिंजल लिटिल लीफ यानी छोटी पत्ता यानी बांझपन भी कह सकते हैं। ब्रिंजल लिटिल लीफ छोटे पत्ते रह जाते हैं, बांझपन, ना फल आते हैं, ना फूल आते हैं, ना बढ़वा लेती है, तो एकदम फसल एकदम ख़राब सी हो जाती है, नष्ट सी हो जाती है, क्योंकि उससे कोई हमको आउटपुट मिलने वाला नहीं है। लिटिल लीफ हो जाते हैं तो हमको प्रोडक्शन ही नहीं मिलेगा। तो यह एक वायरस है, रेजिस्टेंस वैरायटी को आपको लगाना है। खेत में आने से पहले ही पौधे को खेत से बाहर निकाल देना है, यानी मान लीजिए कोई एक पौधे पर आ गया है तो उस पौधे को खेत से आपको बाहर निकाल देना है। यह रोग रस चूसक कीट, एफिड जैसे सफ़ेद मक्खी से भी फैलता है लिटिल लीफ, और इसके साथ साथ समय समय पर आपको स्प्रे लेना है और जड़ों में कॉपर और मैग्नीशियम सिलिकॉन का आपको प्रयोग जरूर करना है। स्प्रे आपको प्रॉपर करते रहना है और साथ ही कीटनाशक का समय समय पर आपको प्रयोग करना है। रोकथाम के ऊपर बात कर लेते हैं तो ड्रिप से जो एमामेक्टिन बेंजोएट आता है, जी हाँ दोस्तों, 1.9% EC कीटनाशक को 250 ml लेना है और आपको ड्रिप से छोड़ देना है। हम 5% SG की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिक्विड एमामेक्टिन बेंजोएट की बात कर रहे हैं, जो कि 1.9% EC फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, तो आपको प्रति एकड़ की दर से छोड़ सकते हैं। एवं स्प्रे के माध्यम से सिलिकॉन आपको लेना है 300 ग्राम और बोरोन लेना है 250 ग्राम 150 लीटर पानी में घोल करके प्रति एकड़ की दर से आपको स्प्रे करना चाहिए। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% EC बायर कंपनी की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड आती है, 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। और फिप्रोनिल प्लस पायरिप्रॉक्सीफेन 10% EC आती है, इसका भी आप स्प्रे करते हैं तो रस चूसक कीटों की रोकथाम होगा और आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिटिल लीफ बांझपन आ चुका है फिर हम स्प्रे कर रहे हैं तो कोई हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। प्रिवेंटिव रूप में ही आपको ये सारे काम करना है। अंगली बीमारी और जो फंगस संबंधित रोग आते हैं इन पर बात करते हैं। ब्लाइट आता है, स्पॉट की समस्या देखने के लिए मिलती है, लीफ स्पॉट, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो फंगस संबंधित बीमारियों को कंट्रोल करना है, रोकथाम करना है तो वायर कंपनी की सेक्टिन फंगिसाइड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं 150 लीटर पानी में, या फिर रोको फंगिसाइड 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, या फिर UPL कंपनी की जैसे साप आती कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, BASF कंपनी की एक्रोवेट फंगिसाइड 200 ग्राम प्रति एकड़, एंट्राकॉल फंगिसाइड 400 ग्राम प्रति एकड़, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति एकड़। इनको बदल कर यदि आप प्रयोग करते हैं, स्प्रे करते हैं तो फंगस संबंधित कोई भी बीमारी नहीं आएंगी, कोई भी रोग नहीं आएंगे। फंगस पर काफ़ी अच्छे से काम करेंगी यह फफूंद नाशक। दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमारे वैगन की क्रॉप पर
कौन कौन सी प्रकार की रोग बीमारी डिजीज़ आते हैं, उनका हमको उपचार इलाज किस प्रकार करना है। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल। तो वैगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा फल लगें, पौधा भी लंबे समय तक हरा भरा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आएँ, तो हमको खाद देने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद ट्रांसप्लांट से 10वें दिन और आपको ड्रिप से ही चलाना चाहिए। प्रति एकड़ की दर से जानकारी दे रहे हैं, और जो किसान भाई ड्रिप में खेती कर रहे हैं उनको जानकारी दे रहे हैं, और सामान्य तरीके से जो खेती करते हैं हमारे फार्मर्स, तो उनको भी हम जानकारी शेयर करेंगे, खाद का शेड्यूल शेयर करेंगे। फर्स्ट खाद ट्रांसप्लांट से 10वें दिन के आसपास की हमारी क्रॉप होती है तो हमको पहली खाद देनी चाहिए। फर्स्ट खाद पर NPK 19-19-19 2 किलोग्राम ड्रिप सिंचाई से दे सकते हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, वीडियो को पुश करके भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जानकारी पुश करके भी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार खाद का शेड्यूल चलेगा, डे बाय डे ड्रिप से आपको देना है, और जितना दिन लिखा उस हिसाब से आप दे सकते हैं। वीडियो को चाहें तो आप रोक कर भी देख सकते हैं, जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं। इस प्रकार आपको खाद चलानी चाहिए। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग। जैसे हमने रोपाई की, फर्स्ट हार्वेस्टिंग 55 से 58 दिनों पर एकदम पौधे पर फल फूल आना चालू हो जाते हैं। फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए क्रॉप तैयार हो जाती है। उत्पादन के ऊपर बात करें तो उत्पादन 150 से 170 टन प्रति एकड़ की दर से उत्पादन हमने निकाला है। अधिकतम 150 से 170 टन तक आप पर एकड़ की दर से यील्ड निकाल सकते हैं। खरपतवार की रोकथाम करने के लिए आपको समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, और आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। इसके अलावा कीमतों के बारे में बात कर लें तो जो कीमतें हैं 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 15 रुपये केजी, 20 रुपये केजी। यदि आप जून जुलाई महीने पर यदि आप खेती करते हैं, रोपाई करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा रेट मिलने वाला है। 10-12 रुपये केजी का भी रेट मिल जाता है, तो अभी यह रेट काफ़ी अच्छा माना जाता है, क्योंकि बैगन का उत्पादन 150 टन बहुत ही बड़ी क्वांटिटी होती है, बड़ी मात्रा होती है। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ की जो लागत है, कॉस्ट है, आपको 1 लाख से 1,20,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्च आएगा। यदि आप ड्रिप पर खेती कर रहे हैं, मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं, तो 8 से 9 महीने भी यह फसल चलेगी, क्योंकि सामान्य तरीके से हम बैगन की खेती करते हैं तो 5-10 हज़ार रुपये ही लागत लगती है, लेकिन वो फसल उतना अच्छा हमको यील्ड नहीं देती है। तो इसलिए ड्रिप मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं तो 1 लाख 1.5 लाख रुपये तो खर्च आपका होगा, लेकिन उत्पादन शुद्ध जो लाभ है आप 1 एकड़ से 2 लाख रुपये नेट प्रॉफिट के रूप में कमाई कर सकते हैं। 8 से 9 महीने की क्रॉप चलती है, और आप यदि ड्रिप मल्चिंग पर खेती करते हैं तो फर्स्ट ईयर ही आपको लागत लगने वाली। क्योंकि ड्रिप का खर्च बहुत ज़्यादा जाता है, 40-50 हज़ार रुपये और 50-55 हज़ार रुपये ड्रिप और मल्चिंग का खर्च ही लग जाता है। बाकी खाद यदि आप देंगे बदल कर कम क्वांटिटी पर देंगे तो काफ़ी अच्छी से आपको यील्ड प्राप्त होगी, ज़्यादा आप मुनाफा निकाल पाएंगे। तो याद रखिए, यदि आप ड्रिप मल्चिंग पर खेती कर रहे हैं तो ड्रिप का खर्च तो आपको लगेगा ही, भले आप कोई भी प्रकार की फसलों की खेती कर रहे हों। तो इसीलिए आपको पहले साल ही आपको ज़्यादा खर्च आने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपको बांस का खर्च बच जाएगा, आपको ड्रिप का खर्च बच जाएगा, काफ़ी अनुभव भी आपको काम आने वाला है। यदि आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं तो आप जैसे यूरिया खाद है, सागरिका है, माइक्रो न्यूट्रिएंट है, 15-15 दिनों के अंतराल पर आप बदल कर खादों को दे सकते हैं। मान लो सामान्य तरीके से खेती कर रहे हैं तो आपको 40 से 45 किलोग्राम यूरिया लेना है, 5 किलोग्राम सागरिका लेना है और 5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद लेना है। और कभी आप जाइम जैसी खादों का, सल्फर जैसी
खादों का बदल कर खादों का प्रयोग करेंगे सामान्य तरीके से खेती पर, तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। स्पेशल बैगन की क्रॉप जब फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर होती है तो बोरॉन का बहुत ज़्यादा महत्व है। बोरॉन और कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग आपको ज़रूर करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको बैगन की क्रॉप पर जैसे जैसे न्यूट्रिएंट की कमी होती है, न्यूट्रिएंट की पूर्ति आपको खाद के रूप में करनी है, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा भी होगा, उन्नतशील रिजल्ट भी प्राप्त होंगे। और बैगन की खेती से भले आप सफ़ेद बैगन की खेती कर रहे हों या फिर काले बैगन की खेती कर रहे हों, तो अच्छी यील्ड भी प्राप्त होगी और हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार आप बैगन की खेती कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। यदि आप सामान्य तरीके से खेती करते हैं तो कम लागत लगेगी, तो कम उत्पादन भी प्राप्त होगा। यदि आप ड्रिप मल्चिंग पर खेती करते हैं तो आपको थोड़ी लागत तो ज़्यादा लगेगी, उपज भी ज़्यादा प्राप्त होगी। सेल्फ लाइफ जो क्रॉप है 8 से 9 महीने चलेगी, तो हमको एक अच्छा मुनाफा देखने के लिए मिलेगा, बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि 8-9 महीने क्रॉप चलती है तो हमको किसी न किसी महीने पर अच्छा उत्पादन भी मिलेगा और अच्छा बाज़ार भाव देखने के लिए मिलेगा, जिससे हमारे किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट बैगन की क्रॉप से निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो ज़रूर करें, शिवकुमार 095। तो मिलते हैं कुछ और इसी प्रकार नई नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।